हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स वर्ड दो वर्ड से बना है। वन इज थर्मो, थर्मो का मतलब होता है हीट, और सेकंड इज द डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन, दैट मीन्स हीट इन मोशन इज अ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ नेचर में क्या ऐसे आपको कुछ एग्जाम्पल नज़र आते हैं जहाँ हीट इज इन मोशन? यस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिए आपका जो ब्लड है वो बॉडी के थ्रू हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है एटमॉस्फेयर में। आपने नोटिस किया होगा कि जब 8-10 लोग एक रूम में इकट्ठे हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आप एसी चलाते हैं। ये फिनोमेना सिर्फ इंसान तक की लिमिट नहीं है, बल्कि आप पेड़ पौधे देखिए, आप एनिमल देखिए, सब में हीट ट्रांसफ़र का फिनोमेना रहता है। बल्कि नेचर ने मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी इतना कंट्रोल कर रखा है कि ताकि हमारी लाइफ इसके ऊपर प्लानट पे सस्टेन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो सन से जो आपको एनर्जी आती है वो प्लानट के टेम्परेचर को गर्म करती है, लेकिन फिर भी हमारा टेम्परेचर एक कंफर्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस रेडिएट होकर स्पेस में चली जाती है, सो दैट वी हैव गॉट ए सस्टेनेबल life. So this phenomena is existing in the nature also. Now practical real life में क्या ऐसे कोई फिनोमेना है जिसके ऊपर मैं थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर सकूं? बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए आप चाय बनाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, तो आप देखते हैं जो पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है तो थोड़ी देर में अगर उसके ऊपर एक लिड पड़ी है बर्तन के ऊपर, तो आप देखते हैं कि लिड में मूवमेंट शुरू हो जाता है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। और इसी तरह से मान लीजिए जैसे आप ऑटोमोबाइल्स में लीजिए, आप जब फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी हीट एनर्जी से आप पिस्टन को मूव करा रहे हैं। दैट मीन्स आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। और या आप एयर कंडीशनर में देखिए, आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। और या विंटर में देखिए, जब आप क्या करते हैं, जब आप हाथ रब करते हैं तब आप क्या कर रहे हैं, आप मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट एनर्जी में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स फिनोमेना है वो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। और इस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नाउ द थर्मोडायनेमिक्स इज ए मैक्रोस्कोपिक साइंस इन द सेंस के हम इसमें मॉलिक्यूल लेवल पे नहीं पढ़ते हैं। वी डोंट असाइन सम के मॉलिक्यूल को हम कोऑर्डिनेट दे रहे हैं या उसकी वेलोसिटीज निकाल रहे हैं, बल्कि वी डील विद द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर लाइक योर प्रेशर, लाइक वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, विच आर, और इनका वेरिएशन हम देखते हैं हम सिस्टम पे क्या होता है। सो इट इज़ अ कंपैरेटिवली इजी। नाउ नेक्स्ट इज द हीट। नाउ ट्रेडिशनली लोग ये सोचते थे कि हीट इज़ सम फ्लो ऑफ सम इनविजिबल फ्लूइड जो बॉडी के पोर्स में रहता है और वो हॉट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, और उन्होंने एक नाम दिया कैलोरिक, उसका नाम दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड करना पड़ा, क्योंकि ये देखा गया कि हीट इज़ लाइक ए फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए ये एक मेटल की बॉल है और अगर मैं इसमें होल ड्रिल करता हूँ तो आप देखेंगे कि हीट जनरेट होती है, और वो जो हीट जो जनरेट होती है विच विल बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन दिस बाय दैट मशीन। मैं टूल चाहे ब्लंट लूँ चाहे शार्प टूल लूँ, एवरी टाइम द हीट जनरेटेड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय मी ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो एज पर दिस डेफिनेशन, तो जब अगर मेरा टूल शार्प है तो मोर दैट इनविजिबल फ्लूइड और द हीट शुड कम आउट एज पर दिस डेफिनेशन, लेकिन ऐसा हमने नोट नहीं किया। सो ये डेफिनेशन जो हमारे प्रैक्टिकल जो ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं करती थी, और यही फिर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, थॉमसन ने कई एक्सपेरिमेंट किए एंड ही शोड दैट हीट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फ्लो ऑफ अ थर्मल एनर्जी। और इसके बेसिस पे उन्होंने ये डिफाइन किया हीट को कि इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर, एंड दैट इज़ कॉल्ड द हीट।
तो इस बेसिस पे जैसे कभी हम कहते हैं जैसे पानी बॉयल हो रहा है तो हम कहते हैं इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ हीट, बट बाय दिस डेफिनेशन दैट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, बिकॉज हीट इज़ अ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी जस्ट लाइक वर्क इज़ अ फ्लो ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि इट हैज़ गॉट अ वर्क, आप ये कहते हैं इट हैज़ गॉट अ मैकेनिकल एनर्जी। सिमिलरली जब पानी जो बॉयल हो रहा है तो आप ये कहेंगे कि इट हैज़ गॉट अ more thermal energy given by the transfer of the heat. So that's a technical thing. Now next is the unit. Now जब ये थर्मोडायनेमिक्स के पे वर्क हो रहा था तो उस टाइम हमें कनेक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद द मैकेनिक्स वाज नॉट वेरी क्लियर। तो इसलिए जब ये यूनिट डिसाइड करने की बात आई तो दे डिसाइडेड बेस्ड ऑन द व्हाट हीट कैन डू। So because heat can change the temperature, so they developed the definition based on the change in the temperature। और ये डिसाइड किया गया कि अगर 1 डिग्री पानी के टेम्परेचर जो 14.5 थे मुझे 15.5 लाना हो तो उसके लिए जो मुझे हीट चाहिएगी दैट विल बी कॉल्ड 1 कैलोरी, और एक एनर्जी को नया नाम दिया उन्होंने कैलोरी। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन हियर, द एनर्जी नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड is called the calorie. Now क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ हमने ये देखा कि हीट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ फ्लो ऑफ द थर्मल एनर्जी, और एनर्जी का तो हमने मैकेनिक्स में ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था यूनिट एज ए जूल। सो एक्सपेरिमेंटली फिर साइंटिस्ट लोगों ने ये डिसाइड किया कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, और in SI unit now we have got the heat energy will be given in the unit of the joule। तो इस इक्वेशन में देखिए आप, there is no mention of the temperature difference etc. You can say that this is the mechanical equivalent of a heat। और आपके जो एग्ज़ाम में जो भी ये न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे आप देखेंगे कि उसमें हीट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ द जूल। नाउ चाहे तो मैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन पे फाइंड आउट करूं या मॉडर्न डेफिनेशन पे फाइंड आउट करूं, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर रीच करना है और मुझे पता लगाना है कि हाउ मच हीट आई हैव टू गिव, तो मैं क्या फार्मूला यूज़ करूंगा, क्योंकि हर सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। दैट मीन्स ईच सब्सटेंस हैज़ गॉट ए डिफरेंट थर्मल कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को 1 किलोग्राम वाटर को अगर मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी चाहिए कि हीट 4186 जूल। लेकिन यही अगर मैं 1 किलो कॉपर ले लूँ तो उसको अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो द हीट रिक्वायर्ड विल बी समवेयर अराउंड 387 और सो जूल। सो that means for each material has got a different heat requirement for raising its temperature by 1 degree। so that means मेरे को एक नया पैरामीटर डेवलप करने पड़ेगा जस्ट टू फाइंड आउट अ इक्वेशन फॉर द हीट ट्रांसफर, एंड दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। वो क्या स्पेसिफिक हीट क्या है कि सपोज मैं किसी मटेरियल का m इज अ मास और मुझे उसका टेम्परेचर डेल्टा T अगर चेंज करना हो, इंक्रीज करना हो, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी मान लीजिए अगर डेल्टा Q देना हो तो ये जो रेशियो ऑफ दैट डेल्टा Q बाय द m इंटू डेल्टा T इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल। और ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। इट इज़ मैक्सिमम फॉर द वाटर। तो और इसकी यूनिट क्या होगी इन टर्म्स ऑफ दिस, इट बी जूल डिवाइड बाई पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये kg में भी हो सकती है, ग्राम में भी हो सकती है। सो दैट मीन्स ईच मटेरियल हैज़ गॉट डिफरेंट थर्मल कैपेसिटी। सो उनका हर एक का जो स्पेसिफिक हीट विल बी डिफरेंट। Now based on this specific, now I can decide कि how much heat I have to give to a material to raise its temperature by a given degree centigrade। So that means from this equation में क्या मिलता है, delta Q is equal to m into C into delta T। That means m is the mass, C the specific heat and delta T is the change in the temperature। Now ध्यान रखिएगा यहाँ delta T is T फाइनल माइनस T इनिशियल ऑलवेज। और उस बेसिस पे अगर तो मान ली हीट मैं दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट में तब तो डेल्टा Q भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा T भी पॉजिटिव होगा। और अगर हीट इज़ रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट
उस केस में डेल्टा क्यू माइनस होगा और डेल्टा टी भी माइनस होगा. So now this is I have got the equation to find out what is the heat required to change the temperature by a delta T degree for a mass of the m gram or m kg. और इसकी यूनिट क्या होगी? m will be the kg, c जो हमने वहाँ निकाली जूल पर kg degree centigrade and temperature degree centigrade. So finally it will be in the joule. So now we have got the formula for the heat required to raise the पर्टिकुलर टेम्परेचर. नाउ जनरली आपके इसके ऊपर MCQ प्लस क्वेश्चंस भी आएंगे, तो हम देखेंगे थोड़ा आगे चल के इसको करेंगे क्वेश्चंस, ताकि आपको ये और क्लैरिटी हो जाए. और देखिए इस बेसिस पे कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो सेंसेशन है हम वो हमारे उसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर लेते हैं टेम्परेचर का. यानी हॉटनेस और कोल्डनेस को हम ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से रिलेट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. क्योंकि हॉटनेस या कोल्डनेस जो है वो मुझे एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो दे सकती है, लेकिन क्वांटिटेटिव अगर मुझे जानना हो टेम्परेचर का तो कभी कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. क्योंकि जैसा हमने देखा हीट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ अ थर्मल एनर्जी, और अगर मेरी बॉडी में हीट रेट ट्रांसफ़र हो रही है तो मेरे को गर्मी लगेगी, और मेरी बॉडी से बाहर अगर हीट रेट जा रही है, एनर्जी जा रही है, तो मेरे को ठंडक लगेगी. नाउ बेस्ड ऑन दैट अगर मेरे ये हीट रेट अगर ज़्यादा है तो ठंडक या गर्म विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन दैट. तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं जैसे ये दोनों चीज़ें दोनों वेजिटेबल है इनमें, और ये फ्रीज़र में थी लेकिन अभी मैं क्या कि ये मेटल है, मैं इसको ठंडा ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू दिस. जबकि दोनों फ्रीज़र में थी, दोनों का टेम्परेचर एक सा है, बट ये मेरे को ज़्यादा ठंडी लग रही है, ये मेरे को कम ठंडी लग रही है. क्यों? क्योंकि मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ टेकिंग मोर हीट फ्रॉम माई हैंड, और इसकी कंपेरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू द मेटल. सो ये मेरे हाथ से कम हीट ले रही है, एंड दैट इज़ वाई मेरे को ये ज़्यादा ठंडी लग रही है, ये उसके मुकाबले में थोड़ी वार्म लग रही है. जबकि जो अंदर वेजिटेबल है उन दोनों का टेम्परेचर सेम है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो प्रूव्स दैट हीट इज़ नथिंग बट इट इज़ द फ्लो ऑफ द थर्मल एनर्जी. और एक चीज़ और है, स्टूडेंट्स अक्सर हीट को इंटरनल एनर्जी समझ लेते हैं, बट हीट एंड इंटरनल एनर्जी दे आर नॉट इंटरचेंजेबल वर्ड. इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ऑल दोज टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर विच यू कॉल इट अ इंटरनल एनर्जी. जबकि हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ दैट इंटरनल एनर्जी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. So that distinction should be clear among the students. Now with this I think आपको हीट के बारे में थोड़ा आइडिया लगा, और now we'll take up some numerical, और ये टेम्परेचर के बारे में we'll discuss in the next class, ताकि आपको न्यूमेरिकल से थोड़ा और हीट के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए. Now first question कहता है, out of 1 kg of iron, glass and water, all three are at 10 degree centigrade. A पूछता है rank them from lowest to highest temperature after 200 joule of energy is added to each by heat. और B है rank them according to amount of energy transferred by heat if enough energy is transferred so that each increases in temperature by 20 degree centigrade. So part 1 क्या कहता है, that means ये 3 ऑब्जेक्ट है और दे आर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड और उसमें 200 जूल की एनर्जी देते हैं. तो पूछता है कि रैंक देम फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट टेम्परेचर. तो बताइए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका हुआ या सबसे कम टेम्परेचर किसका हुआ, वो पहले बताइए. तो अभी हमें बेसिक इक्वेशन हमारी यही है. ओके, नाउ इस बेसिक इक्वेशन में देखेंगे आपके अगर Q इज कांस्टेंट तो दैट मीन्स C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. दैट मीन्स अगर जिसका C ज़्यादा होगा उसका दैट मीन्स डेल्टा T कम होगा फॉर द सेम Q. ओके, सो दैट मीन्स C मेरे को पता है कि वाटर का ज़्यादा है, तो दैट मीन्स वाटर का अगर C ज़्यादा है तो डेल्टा T विल बी द लेस इन द वाटर. सो दैट मीन्स वाटर विल कम फर्स्ट, बिकॉज उसने रैंकिंग कैसे पूछा है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो वाटर विल कम फर्स्ट. नेचुरली आयरन का जो है वो C विल बी द स्पेसिफिक हीट विल बी द सबसे कम होगी. ओके, सो दैट मीन्स डेल्टा T हैज़ टू बी मोर. सो ये आयरन विल द लास्ट, देन नेचुरली अब ग्लास रह गया वो उसके दोनों के बीच में आ जाएगा. सो यू कैन रैंक देम वाटर
लोएस्ट ग्लास नेक्स्ट एंड आयरन नेक्स्ट। बी कहता है रैंक देम अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय हीट इफ इनफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड सो दैट ईच इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स अब ये क्या करता है कि इन तीनों का टेम्परेचर बढ़ाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और पूछता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी को रैंक करिए। तो अब आप देखिए फॉर अ गिवन डेल्टा टी Q इज प्रोपोर्शनल टू C। ओके, दैट मीन्स आपके देखिए सबसे कम किस आयरन का, आयरन विल बी द लेस फ्रॉम अगर लोएस्ट टू हाईएस्ट अगर मुझे करना है तो हीट ट्रांसफर इन आयरन विल बी द लेस, देन नेक्स्ट विल बी द ग्लास, और वाटर का क्योंकि C सबसे ज़्यादा है सो दैट मीन्स द एनर्जी ट्रांसफर विल बी द मैक्सिमम इन द केस ऑफ वाटर। So this is how you can use this equation to identify the relative position of the energy required or the increase or decrease in the temperature. Second question कहता है a 100 gram block of an unknown substance with a temperature of 90 degrees centigrade is placed in a cup containing 0.3 kg of water at 20 degrees centigrade. The system reaches an equilibrium temperature of 22 degrees centigrade. What is the specific heat of the unknown substance if the heat capacity of the cup is neglected? यानी ये कह रहा है कि हॉट सब्सटेंस है 90 डिग्री पे, वो एक कप में डालते हैं जिसमें पानी है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द नॉन सब्सटेंस। ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दैट मीन्स हीट विल बी गिवन बाय द हॉट बॉडी। सो अगर इफ हीट इज गिवन बाय द हॉट बॉडी और हीट विल बी रिसीव्ड बाय द वाटर, सो जो Q तो हीट विल बी रिसीव्ड बाय द वाटर, दैट मीन्स जो हीट वाटर में जा रही है वो तो पॉजिटिव हो जाएगी और जो हीट सब्सटेंस से आ रही है वो नेगेटिव हो गई। दैट मीन्स बस साइन का इसमें इंपॉर्टेंट बात है। सो Q कोल्ड विल बी इक्वल टू द माइनस Q हॉट। ओके, सो द Q कोल्ड यानी हमें पता है उस फार्मूले से कि एनर्जी रिसीव्ड बाय द वाटर इज बाय दिस mc T फाइनल माइनस T इनिशियल, और जो हीट गिवन विल बी इक्वल टू द, मान लिए Cx उसका ये अननोन सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट है, सो मास इसका mx Cx इंटू T माइनस Tx। T इज़ द फाइनल टेम्परेचर, जो फाइनल टेम्परेचर हमें दे रखा है इन्होंने 22 डिग्री। ओके, सो अब देखिए यहाँ माइनस आ रहा है तो ये माइनस को प्लस करने के लिए मैं अगर इसमें से माइनस बाहर निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा Tx माइनस T हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन हियर, और इसमें बस सारी वैल्यू रख दे आपको Cx निकल जाएगा। दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट अननोन सब्सटेंस यू कैन फाइंड इट आउट। थर्ड क्वेश्चन कहता है अ वाटरफॉल हैज ए हाइट ऑफ 500 मीटर एंड इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर एट टॉप ऑफ द हिल। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द फॉल एज्यूमिंग ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इज यूज्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ओके, सो ऐसे सवाल में मतलब आपको फॉर्मूले के अलावा भी आपको ऐसे कई न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें आपको डेल्टा टी निकालना, उसके बाद में वो एक्सपांशन इन लेंथ और जो आपने पहले सीख रखे हैं वो इक्वेशन भी यूज़ करने के लिए वो ज़रूरत पड़ सकती है। सो जैसे मान लीजिए इसके केस में अब इसमें एनर्जी क्या है कि जब वाटर टॉप ऑफ द हिल है तो किस टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है विच इज़ इक्वल टू mgh, और वो mgh पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है इसकी काइनेटिक एनर्जी में जब वाटर बॉटम तक पहुंचता है। ओके, सो नाउ मेरी ये बेसिक इक्वेशन है, चेंज इन द टेम्परेचर विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाई m इंटू C ऑफ वाटर। सो आप देखिए यहाँ m ये कैंसिल हो जाता है, ओके, बिकॉज दिस इज द mgh, m कैंसिल हो जाता है एंड दिस इज द gh बाई C ऑफ वाटर। C ऑफ वाटर आप हमेशा याद रखिए इज 4186। सो यू कैन पुट द वैल्यू एंड यू कैन गेट द temperature change in the water when it reaches the bottom. So these are some sample questions. I close it here and as usual my two advice, आपको जो कुछ भी नई चीज़ लगी है आप उसको नोट करिए and subscribe my channel. Thank you.